हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ है सीए आशी। आशी का ऑल इंडिया रैंक 22 आया है एंड ऑडिट में 76 मार्क्स आए हैं। आशी जैन, करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। आशी इज फ्रॉम आगरा एंड आगरा में रह के इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की, तैयारी की, आर्टिकलशिप की और रैंक लेके आए हैं। अक्सर क्या होता है ना कि ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जो एक टाउन सिटी से निकलता है और वो रैंक लेके आता है एफर्ट देके ना, तो वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन क्रिएट कर देता है कि यस वी कैन ऑल्सो डू इट। और मानो ना मानो, आज के दिन इंडिया में मैक्सिमम जो रैंकर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपको मेट्रो सिटीज के मिलने वाले नहीं है, वो अन्य शहरों से ही मिलेंगे। तो इट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। तो मैं अब आशीष के साथ बातचीत स्टार्ट करूंगा। आशीष इज गोइंग टू गाइड ऑल ऑफ यू कि उसने ऑडिट की तैयारी कैसे की थी। आप सब जानते हैं कि ऑडिट का पेपर इस बार बहुत टफ आया था सीए फाइनल का, और उसमें 76 मार्क्स लाना इज लाइक अ सुपर अचीवमेंट। सो ऑडिट की तैयारी कैसे करनी चाहिए? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हम तो इतना मार्क्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस किसी तरह पास हो जाए, 40-50 आ जाए। हम्म। एक बात आप लोग याद रखना कि स्ट्रैटेजी कैसी भी हो, वो स्ट्रैटेजी सेम होती है, चाहे आपको टॉप आना हो या पास होना हो, सेम स्ट्रैटेजी होती है। इट इज अबाउट द लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स। अब जो आशी आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताएगी, अगर वही स्ट्रैटेजी आप बहुत अच्छे से करोगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप एवरेज करोगे, आपके 60+ आएंगे एग्जामिशन। आप कम एवरेज करोगे थोड़ा, तो वहीं पे 40+ होगा। तो डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि पास होने की अलग स्ट्रैटेजी होती है और रैंक या टॉप होने की अलग स्ट्रैटेजी होती है। ओके, सो विद दिस आई हैंड ओवर टू आशी, वो आप लोग गाइड करेगी। आशी, वेलकम टू द चैनल। और मैं थैंक यू चाहता हूँ कि सर। आप सारे स्टूडेंट्स को दो मुद्दों पे मतलब पूरा गाइडेंस दो। सबसे पहले, ऑडिट प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, और ऐसा गाइड करना जैसे कि वो तुम्हारे स्टूडेंट्स हों, कि भाई ऑडिट ऐसे से पढ़ोगे तो पक्का पास भी होगे, 60 भी आएगा, और एफर्ट मारोगे तो 80s में भी जा सकते हैं। ठीक है? और सेकंड, मैं आपसे पूछूंगा ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में फॉर प्रिपरेशन फॉर फाइनल। सर सबसे पहले तो थैंक यू आपको। थैंक यू। आपकी स्टडी मैट और आपकी गाइडेंस और आपकी मोटिवेशन और जैसा आप पढ़ाते थे उसका बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है मेरे को। और जो मेरे को 5.5 मंथ्स की लीव मिली थी अपने ऑफिस से, तो उसमें मैंने प्लान बनाया था कि 8 to 9 आवर्स मेरे को रोज स्टडी करना है। तो उसमें मेरा ये था कि सुबह 1.5 घंटे तो मैं ऑडिट के देती थी, बाकी 6 से 7 घंटे अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी एफआर हो गया या एफएम हो गया। और रात को सोने से पहले 1 घंटा ऑडिट दोबारा जो मैंने सुबह 1.5 घंटे पढ़ा है वही मैं रिकॉल करने की कोशिश करती थी कि मैंने सुबह जो मैंने मेमोराइज करा है जो चैप्टर वो मेरे को याद आ रहा है कि नहीं। ऐसे मैं पर डे पर चैप्टर ऑडिट का करती थी। 19 चैप्टर थे ऑडिट के सिलेबस में हमारे, वही 19 दिन में ऐसे करती थी। ये मैंने दिसंबर से चालू करा था, दिसंबर, जैन और फेब, ये 3 महीने मैंने ऐसे ही करा था कि 1.5 घंटा सुबह एक चैप्टर उठाती थी, रीड करती थी थरली, रिवाइज करती थी और मेमोराइज करने की कोशिश करती थी उसके कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब। और सोने से पहले वो कीवर्ड मैं याद करती थी दोबारा कि मेरे को जो मैंने सभी याद करा है वो मेरे को याद आ भी रहा है, रिकॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज मैंने 3 महीने तक करा। तो मेरा अल्टीमेटली हर एक चैप्टर 3 बार मैंने थरली एक बार पढ़ चुकी थी मैं और रिवाइज कर चुकी थी। फिर जब मार्च और अप्रैल आया तो फिर मैंने सोचा कि 4-5 दिन लगातार मैं सिर्फ ऑडिट करूंगी, 19 चैप्टर एक साथ करूंगी कि 19 चैप्टर में एक साथ कर रही हूँ तो सारे कॉन्सेप्ट मेरे को याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने मॉक टेस्ट पेपर की बहुत रिटन प्रैक्टिस करी थी। 2 से 5 मैं प्रॉपरली मैं डाउनलोड कर ली थी आईसी के साइट से, और प्रॉपर 2 से 5 बैठकर रिटन प्रैक्टिस करती थी कि मेरे को क्लिक हो रहा है कि नहीं, कि क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के हैं या कौन सा मेरे को कैसे लिखना है, और फिर एवेल्युएट करती थी उसे। तो मतलब मेनली ऑडिट में रिटन प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो आई थिंक मुश्किल ही है रिटेन करना भी और रिकॉल करना भी कीवर्ड्स। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी ऑडिट के लिए, तो कि मतलब मेरा 5 बार तो थरली मैं ऑडिट इफेक्टिवली मेरा हो गया था कि मैं आपके स्टडी मैट से मैंने एक एक लाइन एक एक पेज मैंने पढ़ ली थी। तो मेरे को अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि निकाल लूंगी मैं ऑडिट, मतलब 60+ तो आ ही जाएंगे मेरे। ऐसा कि कितना भी आईसीआई टफेस्ट पेपर बना के दे दे, कोई से भी कोने में से क्वेश्चन ढूंढ के दे दे, मैं लिख दूं वो पेपर में कैसे भी करके ऐसे। अगर मैं समराइज करूं तो तुमने ये सब पॉइंट्स बोले। पॉइंट नंबर 1 कि तुमने 5 मंथ्स लास्ट के जो लीव मिले थे उसमें ऑडिट की तैयारी ऐसे की थी कि फर्स्ट 3 मंथ्स तुम 2 बार रिवाइज करती थी, सुबह 1.5 आवर्स, और वो सेम चीज रात को 1 आवर रिकॉल करके सोती थी ताकि वो अंदर चला जाए, वो उड़े नहीं, मतलब यू डोंट हाँ। फॉरगेट इट।
तो 3 महीने तक ये यस। चला। और फिर लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें तुमने ऑडिट के 19 चैप्टर्स पे बहुत फोकस करके रिवाइज किया, टोटल 5 टाइम्स रिवीजन किया। और फिर मार्च अप्रैल महीने में जो आईसीए के मॉक टेस्ट है वो लिख लिख के सॉल्व किए 2 से 5 वाले टाइम पे। तो वो राइटिंग यस। प्रैक्टिस और आईसीए का जो मॉक टेस्ट तुमने सॉल्व किया उससे फर्क पड़ा, 5 टाइम्स रिवीजन हो गया। और वो जो डबल रिवीजन वाला स्ट्रेटजी तुमने नया बताया कि जैसे जनरली लोग 3 घंटे एक बार में पढ़ते हैं, उसके बाद तुमने 1.5 आवर सुबह पढ़ा और फिर रात को 1 आवर हम्म। पढ़ा, तो वो मतलब एक तरह से डबल रिवीजन हाँ, का इफेक्ट आ जाता है, उससे याद उससे होता है। ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत हैवी सब्जेक्ट है, ऑडिट आराम से हो रहा था, मतलब मजे लेकर हो रहा था ऑडिट, एकदम हैवी नहीं लग रहा था कि डर लगे कि भाई नहीं हो पा रहा है ऑडिट, अच्छा, वैसा नहीं लग रहा था। ये बात बहुत अच्छी है। मैं सबको बोलना चाहूंगा, हैवी जो लगता है ना स्टूडेंट को ऑडिट, उससे डर लगता है। तो अभी आशी ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई कि आप अगर सुबह पढ़ लेते हो 1.5 घंटे और फिर 1 घंटे बाद में रात को रिकॉल कर लेते हो, थोड़ा चलो और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, तो उससे हैवी नहीं लगता और वो धीरे धीरे होता चला जाता है। तो लास्ट के 5-6 मंथ्स में इस पे ऑडिट पे काम करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। ऑन अ डेली बेसिस कंसिस्टेंटली, ओके क्योंकि ओके। अगर ऑडिट अगर छोड़ दिया तो ऑडिट तुम्हारा साथ छोड़ देगी फाइनल में। ये तो डायलॉग हो गया एकदम, ऑडिट छोड़ हाँ। देंगे तो साथ छोड़ देगी ऑडिट। बहुत सही है। हाँ। ओवरऑल भी तुम स्टूडेंट्स को, जैसे ये तो ऑडिट की स्ट्रेटजी हो गई थी, इसके अलावा तुमने ये भी बोला कि तुम एक एक लाइन पढ़ ली थी किताब का बार बार 5 टाइम्स। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच एग्जॉस्टिव कवरेज इज रिक्वायर्ड? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ना ऑडिट बहुत बड़ा है, नहीं हो रहा हमसे, तो हमको सेलेक्टेड बता दो। मेरे से तो एज अ टीचर बहुत बार आता है कि सर आप सेलेक्टेड बता हम्म। दो, ये टॉपिक है ये चैप्टर जिससे मैं पास हो जाऊं कम से कम, अब मुझे बड़ा नंबर नहीं लाना है। तो सेलेक्टेड अप्रोच के एंगल से कोई तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है कि ये सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं या टॉपिक से इसको जरूर कर लो तो फायदा होगा? सर शुरू के अगर पहले 3 रिवीजन लगाओ तो सिलेक्शन तो नहीं करनी चाहिए, एबीसी एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, हर चैप्टर को बिल्कुल प्रॉपर इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के ही करना चाहिए। अच्छा। फिर लास्ट का अगर तुम्हें लगे कि नहीं हो पा रहा है, कि 1.5 दिन में तुम समराइज नहीं कर पाओगे, तब तुम कर सकते हो कि प्रोफेशनल एथिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें 20-25 नंबर का आ जाता है। फिर बाकी तुम्हारे एसेज वगैरह सारे हैं, और इस बार तो जो अमेंडमेंट वाले चैप्टर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो करना बहुत जरूरी था। एनबीएफसीज और आपका ऐसे 800 की सीरीज और ये सब, तो इस पे फोकस करा था मैंने तो मेनली, और मेनली तो कीवर्ड्स है तो आसानी से सारे चैप्टर हो जाते हैं। मैं एक बस बैंक ऑडिट थोड़ा बहुत मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि उसकी कवरेज भी मार्क्स की इतनी है नहीं। एग्जाम में 5 नंबर डिस्क्रिप्टिव आता है और थोड़ा बहुत एमसीक्यू में आता है, और मैंने ऑफिस में बैंक ऑडिट थोड़ी कर रखी है आर्टिकलशिप के टाइम पे, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी कि मैं पढूं प्रॉपरली, तो मैं एमसीक्यू वैसे भी सॉल्व कर पा रही थी अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से, तो मेरे को इतनी दिक्कत हो नहीं रही थी ऑडिट में। हाँ, तो बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में तुमने थोड़ा कम एफर्ट दिया, क्योंकि हाँ हाँ। वो साइज में तो बहुत बड़ा है और मार्क्स भी उसका कम होता है। हाँ, तो कम होता है। हाँ, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी तुमको काफी हेल्प मिल गया। ठीक है। यस सर। हाँ, बैंक ऑडिट को लेके मेरे पास बहुत आता है कि बहुत लंबा चैप्टर है, कैसे मैनेज करें, आई एग्री और उसमें। एक मतलब सिलेक्टिव तो नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे को, मैंने आपसे इंटरमीडिएट में भी क्लासेस ली थी, हम्म। तब तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पिक करा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो जब मैंने आपकी बुक्स वगैरह देखी थी और जब कंपेयर करा था पहली बार, तो मैंने देखा कि पूरा आईसीआई के मैट का एक एक लाइन है आपकी बुक में हम्म। अच्छे से। तो फिर मेरे को पता था कि फाइनल में तो मेरे को आपसे ही लेनी है, कि मतलब मेरे को ट्रस्ट था कि मेरे को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा कि ऐसे के मैट से कि कुछ छूट ना जाए, कोई टॉपिक छूट ना जाए, या मेरे को कंपैरिजन में मैं टाइम वेस्ट करूं अपना कि एक एक लाइन पढूं और एक एक लाइन अंडरलाइन करूं कि ये है और ये नहीं है। तो हाँ, इसलिए आपकी बुक तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, अच्छा। बहुत ही एग्जॉस्टिव थी, और वो ही बेस्ट होता है पढ़ना, मतलब ऑडिट में एबीसी एनालिसिस कभी नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब एबीसी एनालिसिस करो तो लास्ट के लिए करो कि जब वो 1.5 डे हाँ, रिवीजन करना, वरना शुरू में अपनी तरफ से तो पूरा 100% एफर्ट प्रॉपर, क्योंकि देना इस चाहिए। बार जो आईसीआई का एग्जाम पेपर भी आया है वो बहुत ही डिटेल्ड और अलग से, मतलब एक एक कोने से निकाल के क्वेश्चन पूछे थे आईसीआई ने इस बार, स्पेशली एमसीक्यूज वगैरह में। तो एक एक लाइन अगर तुमने पढ़ी होगी तब तुम्हें एमसीक्यू समझ आ रहे होंगे कि क्या पूछना चाह रही है आईसीआई, तो इसलिए। ठीक है। ओवरऑल भी तुम स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन के लिए अपना माइंड कैसे रखना चाहिए, या जो भी तुम जो फॉलो करती हो वो थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस कर दो स्टूडेंट्स लोग को? अच्छा, विदाउट एक बात प्रेशर। मैं बताना भूल ही गया। आशी, तुमने शायद इंटर में रैंक नहीं लाया था और ऑल ऑफ अ सडन फाइनल में AIR 22 आया है ना। ये भी मैं हाँ। सबको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एंड ऑफ द डे फाइनल का रैंक ही मैटर करता है, बिकॉज उसी के दम पे आप इंटरव्यू में जाते हो, क्रैक करते हो। मतलब इंटर में रैंक होना अच्छी बात है, वो नेगेटिव बात नहीं है, उससे भी हिम्मत मिलती है फाइनल के लिए।
पर मेन होता है फाइनल का रैंक। मेरा भी एक दोस्त था, रवि नाम है उसका, रवि खेतान। आप लोग गूगल करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। रवि खेतान का इंटर में रैंक नहीं था, पर फाइनल में रैंक था। एंड वो आईटीसी ज्वाइन किया, एंड उसके बाद अभी राइट नाउ आई थिंक ही इज इन केलॉग्स कंपनी, सिंगापुर में पोस्टिंग है, वहाँ फाइनेंस हेड है। तो फाइनल का रैंक ही होता है जो अल्टीमेटली करियर बनाता है स्टूडेंट्स लोग के लिए। होता है। और सर एक्चुअली मैं इंटरमीडिएट में थोड़ा बॉर्डर लाइन पे पास हुई थी, तो मैंने सोचा था ओ कि अच्छा, बॉर्डर लाइन फाइनल में मतलब तो थोड़ा सा से छूट गया था, हाँ। हाँ मतलब 440 के आसपास मेरे नंबर थे, 800 में से तब। तो मैं सोचा था कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत हो गया इंटरमीडिएट में, फाइनल में अच्छे से लग के पढ़ाई करनी है, कि कोई ये ना बोल पाए कि आईसीआई के ग्रेस के चक्कर में पास हो गए या लक फैक्टर के चक्कर में पास हो गए, खुद की मेहनत के चक्कर में पास हुए हैं, वो चाहिए था। ओके। तुम और भी अपनी कोई पढ़ाई की या मेंटली तुम अपने आप कैसे प्रिपेयर करती थी, कोई टिप्स या कोई स्टोरी शेयर करना चाहोगी स्टूडेंट्स के साथ? सर मैं तो बिना प्रेशर के पढ़ती थी, मतलब थोड़ा पढ़ाई भी एंजॉय करी है मैंने, अपनी आर्टिकलशिप भी एंजॉय करी है, और आर्टिकलशिप में जो प्रैक्टिकली चीजें देखी हैं उसकी उससे बहुत हेल्प मिली है मेरे को पढ़ाई में भी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे टैक्सेशन हो, ऑडिट हो, एफआर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आर्टिकलशिप भी बहुत एंजॉय करी, पढ़ाई भी एकदम एंजॉय करके करी। मतलब ये दिमाग में नहीं डाला कि टफ है टफ है टफ है, अच्छा। ये करा कि हो जाएगा, हो जाएगा, सब करते हैं, हमसे भी हो जाएगा। और ये नहीं डाला कि 12 घंटे ही पढ़ना है, 14 घंटे ही पढ़ना है। बस ये था कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंसिस्टेंसी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई दिन मैंने क्लासेस स्किप करी हो, चाहे कितना भी ऑफिस से थका आ रहा मैं आ रही हूँ, तो हर दिन क्लासेस ली है मैंने। ऐसा नहीं कि कोई दिन भी स्किप कर दी क्लासेस की, नहीं, हर दिन। मतलब मेरे का ये था कि 5 महीने जो प्रिपरेशन लीव मिली है उससे पहले मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लूँ, जैसे कि मैं 5 महीने फोकस कर पाऊँ अपने रिविजन हाँ। पर। तो फिर मैंने वही करा था, वही स्ट्रेटेजी थी मेरी कि मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी सारी क्लासेस कैसे भी करके, और 5 महीने अच्छे से लग के पढ़ाई करूँ रोज 8 से 9 घंटे। ऐसा नहीं था कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रही हूँ, चौथे दिन फिर 10 घंटे पढ़ लिया। ऐसे नहीं, सेल्फ कंसिस्टेंट, चाहे कम आवर्स पढ़ो पर एकदम इफेक्टिवली पढ़ो, अपना 100% आउटपुट दे के पढ़ो, ये था। थैंक यू आशी। बहुत अच्छा तुमने टिप्स और सजेशन दिया। मुझे तुम्हारी लास्ट वाली बात तो बहुत ही पसंद आई पर्सनली, कि जैसे मैं तो बहुत प्रेशर लेके काम करता हूँ, तो मुझे भी एक्चुअली पसंद नहीं आता अपना ये एटीट्यूड। मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा खुश होकर काम करना चाहिए, रिलैक्स होकर काम करना चाहिए, प्रेशर लेके नहीं करना चाहिए। तो ये सारे स्टूडेंट्स को सीख है अच्छी, कि भाई आप लोग मतलब बिलीव करो, काम करो, हो जाएगा। ज़्यादा टफ टफ बोलने से वो और करने में दिक्कत होने लग जाती है। और हाँ, ऑडिट सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एक बोरिंग वाला फैक्टर आ ही जाता है, कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लंबा लंबा लाइंस है, हार्ड लैंग्वेज है, एंड इट लुक्स वेरी बोरिंग, एंड मतलब एक पॉइंट के बाद मतलब बर्दाश्त नहीं होता। तो मन नहीं करता है पढ़ने का। हाँ, तो वो चीज पर मतलब स्टूडेंट लोग अगर थोड़ा सा अपने आप को बांध कर नहीं करें तो काम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो, तो वो समझ जाता है। थोड़ा हाँ, वही, ठीक है। बूंद बूंद से सागर भरती है। थैंक यू आशी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू। तुमने मतलब देखो, रैंक तुम्हारा आता है तो नाम हम टीचरों का होता है, ये तो सच्ची है। सर आप लोगों के चक्कर में ही तो रैंक आई है। हाँ, पर वही होता है कि जब आप लोग सक्सेसफुल होते हैं तो आप लोग का क्रेडिट भी हम लोग शेयर करने आ ही जाते हैं। अरे नहीं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो आशी, मच एंड सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।